आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरी बात होगी आप लोगों से भारत में आतंकवादी घटना पर। हाल ही के दिनों में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बैसरन में हुई ये घटना जो पूरे देश को विचलित कर दिया है। सारे देश के लोग इस घटना से बहुत ही दुखी हैं। कई सारे लोग वीडियो देख के इमोशन हो जा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर जा रहे हैं। तो आज बात होगी मेरी भारत में इस आतंकवादी घटना पे जो बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है, बहुत ही जघन्य घटना हुई है और इसको कितना भी आलोचना धिक्कार किया जाए वो बहुत ही कम रहेगा। एक और बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि तमाम चैनलों के माध्यम से बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो इसमें कुछ समस्याएं हैं और इस समस्या पे भी मेरी बात होगी, चूँकि प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब से दौरा छोड़ करके भारत आए और इसके बाद आज वो बिहार में रैली भी कर रहे थे। तो हम लोग आज इस मुद्दे को भी देखेंगे और इसके साथ साथ आतंकवादी घटनाओं की क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस्लामिक टेररिस्ट के बारे में जानेंगे और क्यों भारत में इस्लाम धर्म को इतना ज़्यादा इस समय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी मैं बात करूंगा। और आतंकवादी घटनाओं के रोकने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, आज इस पर भी मेरी बात होगी। तो ये जो सबसे पहले हम आतंकवादी घटना का जो जगह है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आप इसको मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो जगह है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अपना जो कश्मीर है वैसे वो कहा जाता है कि अगर कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में है और किसी को भी बर्फ का आनंद लेना हो, ठंडे का आनंद लेना हो और भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से उबने के बाद अगर स्वेटर पहन करके मौसम का आनंद लेना हो तो कश्मीर चले जाना चाहिए, जो कि उचित है। लेकिन इस कश्मीर में जो आतंकवादी घटना हुई है इसने पूरे देश के लोगों को क्षुब्ध कर दिया है और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से लोग डर गए हैं और अब लोग यहाँ जाने से भी अब मुझे लगता है कि काफ़ी समय के बाद जो माहौल यहाँ बना था अब धीरे धीरे ये माहौल कम होगा। तो कश्मीर की ये जो वादी जिसको हम लोग बैसरन के नाम से जानते हैं, ये जो बैसरन है, तो ये दरअसल पहलगाम से कुछ दूरी पे स्थित है और बैसरन जाने के लिए पहलगाम से ट्रेकिंग करना पड़ता है। या तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर घोड़े से जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की चलने की क्षमता 1-2 किलोमीटर नहीं होती है, 5-7 किलोमीटर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं कि वो घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल, घोड़े से चलना शुरू कर देते हैं ताकि उनको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलने से बचा जाए और एक घोड़े का भी आनंद लेना यहाँ पे हो जाता है। चाहे ऐसा आदमी जो लगभग ऐसा ट्रैकिंग करके, यानी कि पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग करके अगर वो 10 किलोमीटर तक चल सकता है तो उसके लिए मच बेटर है कि वो ट्रैकिंग करके जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात को समझना है, पहलगाम से बैसरन जाने के बीच में जो रास्ता है इसके दोनों किनारों पे, यानी कि दोनों साइड में बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पे सुरक्षा देना बहुत ही मुश्किल सा काम है। तो जो लोग पर्यटक होते हैं वो इसी बैसरन घाटी में जाते हैं और ये बैसरन घाटी आपको बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह अनुभूति कराता है। और यही कारण है कि पर्यटकों को अगर भारत में कहीं स्विट्जरलैंड जैसा जलवायु का आनंद लेना होता है तो वो बैसरन कहते हैं। और माना यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हनीमून किसी कारण से स्विट्जरलैंड में नहीं मना पाते हैं, चाहे वो वीज़ा ना मिलने की वजह से या फिर अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से, तो वो कश्मीर जा करके स्विट्जरलैंड जैसी जलवायु का आनंद ले सकते हैं, वो अपना हनीमून मना सकते हैं। लेकिन इसी हनीमून मनाने वाली जगह पे, इसी बैसरन में आतंकवादी घटना हुई और मात्र 4 से 7 की संख्या में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। और इस संदर्भ में इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात रही है कि आतंकियों ने इस बार कुछ अलग तरीके से हमला किया। उनसे उनका धर्म पूछा, उनसे जो कलमा पढ़वाया जाता है वो कलमे की बात की गई। इसके अलावे अगर इस पे भी वो जज नहीं कर पाया तो उनके पैंट उतारने की भी बात कर दी, जो एकदम से सबके लिए शॉकिंग घटना है, शॉकिंग न्यूज है। लोग अचंभित हो गए कि ये क्या इस बार हो चुका है। न सिर्फ हिंदू बल्कि सारे धर्म के लोगों ने इस बार आश्चर्य प्रकट किया है कि ये पैंट उतरवाने वाली जो घटना इस बार हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक धार्मिक प्रभाव आम जनमानस पर छोड़ेगी, क्योंकि आम जनमानस की सोचने समझने की शक्ति बहुत ही सीमित होती है। इसी कारण से जो इस मुद्दे को गंभीरता से समझते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत चुनौती वाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा कि बैसरन में ये आतंकवादी घटना हुई है और लगभग 5 वर्षों के पश्चात देखा जाए 370 हटने के बाद से, तो ये माहौल ख़राब हुआ है। और इस माहौल ख़राब होने के बाद से जो हमारी जो मीडिया है, वो चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या ई मीडिया हो,
तो भारत की जो मीडिया है, इस मीडिया ने भी अपना रोल बहुत ही अच्छे से नहीं निभाया है। यही कारण है कि हम लोग हर साल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे निचले पायदान में से एक स्थान को ही भारत को मिल जाता है। तो बैसरन की जो स्थिति है, हालांकि है ये बहुत ही अच्छा जगह, अगर नेचुरल जगह का लुत्फ लेना है उसके लिए बहुत ही है, लेकिन चूंकि भारत के विभाजन के बाद से कश्मीर का इशू आज तक बना हुआ है, तो यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवाद है वो भारत में हमेशा कुछ न कुछ गैप के बाद से वो घटनाएं करते ही रहते हैं। तो बैसरन में जाने का याद रखना है आपको कि पहलगाम से लोग ट्रैकिंग करके पहलगाम से ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं। अब देखना है कि ये बैसरन इतना सुंदर जगह है। देखिए, अगर कोई भारत का दुश्मन देश है उसको कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई स्विट्जरलैंड जैसा जगह भारत में हो और वहाँ पे शांति के साथ जो पर्यटक हैं वो जाएं, घूमें और आनंद लें। कहीं ना कहीं उसको ये खटक रहा होगा और इसका दरअसल पाकिस्तान का अपनी कमजोरी भी, अपने देश में जो कमजोरी उसकी होती है उसको भुनाने के लिए भी आतंकवादी घटनाओं को लगातार भारत वो करवाते रहता है भारत में। तो ये बैसरन की वो जगह है जहाँ से पर्यटक बहुत ही लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं, और बैसरन में वो सब चीज़ें बनी हुई हैं जो पर्यटकों के लिए एक तरीके से यूरोपियन कंट्री की तर्ज पे, यानी कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पे यहाँ पे वो आनंद मिल पाता है। क्योंकि आनंद लेने कौन जाएगा? आनंद लेने वही जा सकता है जिसको लगे कि अब मुझे कुछ 15 दिनों का ब्रेक चाहिए ताकि इसके बाद वापस लौट करके मैं फ्रेश माइंड के साथ अपने काम को पूरा करूँगा। या फिर छुट्टी बिताने जो लोग आते हैं, तो कई सारे ओकेजन होते हैं, कोई हो सकता है कि बर्थडे पे भी चला जाए, लेकिन माना यह जाता है कि यहाँ पे नए नवेले जो कपल होते हैं वो इंजॉय करने के लिए आते हैं। तो वो माहौल यहाँ बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे होटल इंडस्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे पर्यटकों के लिए जो ट्रैकिंग की जाती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसी कारण से पर्यटक जो है इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं। एक और अच्छी बात है कि बर्फ के साथ साथ, मतलब यहाँ पे देखें तो पर्वतों के ऊपर में बर्फ जमा रहता है, तो बर्फ देखना भी अपने आप में सुकून रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि देवदार और चीड़ का यहाँ पे घना जंगल है। तो जिसको पर्वतीय वनस्पति पता होगा तो देवदार और चीड़ का पेड़ वनस्पति देख करके भी वो आनंद लेता है। तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो देश के अन्य भागों की तुलना में डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ दिखती हैं वो चीड़ और देवदार की ज़्यादा दिखती हैं, तो उनके लिए आकर्षण का ये माहौल रहता है। अनंतनाग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यही जो जगह है अनंतनाग के आसपास का, यहीं पे पहलगाम का लोकेशन है। तो आप अपने दिमाग में एक आइडिया मोटा मोटी लगा लें कि इसके इस तरफ पाकिस्तान है, यहाँ से हमारा एलओसी हो जाता है और इधर में एलएसी भी है। तो अनंतनाग की अवस्थिति यहाँ पे है और अनंतनाग दरअसल जाने के बाद ही लोग पहलगाम जाते हैं या फिर बैसरन चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो फिजिकल मैप है यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस पूरे इलाके में कितना बर्फ का स्थिति है। यहाँ पे बर्फ आप लोग देखेंगे तो पर्यटकों को पहला चॉइस कश्मीर रहता है, दूसरा चॉइस पे ही उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश आता है। तो एक विकल्प बनता है कश्मीर का कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी बर्फ का आनंद लिया सकता है, लेकिन फिर भी तमाम जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर को ही ज़्यादा महत्व दिए हैं। अब देखा जाए तो इस घटना के बाद से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां या फिर जो सरकार है इस पर क्या कुछ स्टेप लेती है और पहले की तरह वातावरण होने में कितना समय लगता है ये बाद के बाद पता चलेगा। तो फिलहाल इसकी व्याख्या हमें गलत तरीके से नहीं करने की यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से मना कर दिया जाए कि ना ही जाएं, क्योंकि देश का हिस्सा है। अगर आपको देश के किसी भी हिस्से में जाने की इच्छा है बिल्कुल आप जाएं, कश्मीर जाएं, लद्दाख जाएं, लेह जाएं, कहीं पे भी जाएं आप जाएं। अगर आपका अंतरात्मा करता है तो किसी के बहकावे में आकर के कोई भी आपको त्वरित डिसीजन प्रतिक्रिया नहीं लेनी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो देश है वो अपना ही देश है और देश के किसी एक जगह से नफरत करने की बजाय नफरत करने का अर्थ हो जाएगा कि आप देश से ही नफरत करते हैं। तो अगर यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको ऐसा ज्ञान मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान त्याग देने योग्य है, वो ज्ञान छोड़ देने योग्य है। हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो उत्तर में वो इंदिरा कोल से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के केप कोमोरिन से लेकर के अगर हम द्वीपीय समूह को देखें तो हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देश के किसी भी हिस्से में आपको जाने का पूरा अधिकार है, किसी दूसरे के कहने पे आप अपनी यात्रा को स्थगित नहीं कर सकते हैं। अब बात कर देते हैं कि ये जो आतंकी घटना हुई है इस आतंकी घटना के पीछे इस बार का कौन सा सबसे प्रमुख, देखिए आतंकी घटनाओं के पीछे कई सारे वजह हो जाते हैं, लेकिन इस बार की सबसे प्रमुख जो वजह रही है वो दो एजेंसियां, भारत में इंटेलिजेंस की दो एजेंसियां इस बार फेल हो गई हैं। और यह सवाल बनता है कि इन एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए कि इन्होंने अपनी ड्यूटी
क्यों नहीं की? आखिर क्या ऐसा वजह रहा कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला ये जो बैसरन जगह है, वो बैसरन में इस बार आतंकी घुसे और दे दनादन गोली चलाना शुरू कर दिए। उनके पास इतना समय था कि वो लोगों से धर्म पूछ सकें, वो लोगों को कह दे कि आप कलमा पढ़ें, और लोगों के पैंट उतारने तक का समय था। आखिर इन आतंकियों को क्यों नहीं काउंटर किया गया? यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे थी? तो ये सवाल तो बनता है। तो भारत में दो एजेंसियां हैं, एक रॉ है और दूसरी आईबी है। तो रॉ अगर देखा जाए तो रॉ जो है वो भारत का आंख है। रॉ क्या है? रॉ भारत का आंख है, और आईबी देखें तो भारत का कान है। आईबी भारत का कान है, और ये भारत की दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बार फेल हो गई हैं। जो सबसे पहला भारत के लिए ये जवाबदेह बनता है कि वो इस पे अपनी रवैया स्पष्ट करे। दूसरे को दोष हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम टेररिज्म पे बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। तो चूंकि भारत में दो एजेंसियां फेल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जवाबदेही की जानी चाहिए, तय की जानी चाहिए। तो रॉ जो है वो रॉ भारत में आंख है। सुरक्षा के मामले में रॉ क्या है? भारत का आंख है, और आईबी क्या है? वो कान है। इसके बाद देखिए हम लोग, तो एक बहुत अच्छा रहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को सऊदी अरब से स्थगित किया है और वापस भारत आ गए हैं, और इस पर एक उच्च स्तरीय सीसीएस की मीटिंग हुई है। और मीटिंग के बाद भारत सरकार ने 5 फैसले मुख्य रूप से लिए, जो आपको ये दिख रहा होगा कि 1960 के सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगी है, स्थगित हुई है, रद्द नहीं किया गया है। ये भी कंफ्यूजन किया जा रहा है कि रद्द नहीं किया गया है, इस पे स्थगन रोक लगाया गया है। इसके अलावा देखें तो सार्क के तहत मिली वीजा छूट रद्द की गई है। पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को वापस बुला लेगा। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, और नई दिल्ली से जो पाकिस्तानी उच्चायोग हैं उन सबको भारत छोड़ने की बात कह दी गई है। तो भारत ने ये 5 फैसले लिए हैं, और ये पांचों फैसले भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कूटनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन फैसलों का भी दूरगामी प्रभाव है कि इन फैसलों के माध्यम से भारत जो है वो विश्व को ये दिखा रहा है कि हमने उग्र रवैया नहीं अपनाया है, हमने युद्ध का रास्ता नहीं चुना है। हालांकि लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए। इस पे भी मैं बताऊंगा कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि भारत ने जो स्टेप लिया, इसको हम लोग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी कहेंगे, कूटनीतिक रणनीति कहेंगे। तो भारत ने इस बार कूटनीतिक रणनीति अपनाया है, क्योंकि पहले की तरह युद्ध करना आसान नहीं रहा। आप लोग रसिया यूक्रेन का उदाहरण देख लीजिए। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो रूस को कितनी ज़्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ गया। तो ठीक वैसे ही आज लग रहा है कि भारत आक्रमण कर दे तो जीत जाएगा। यह हमारी हो सकती है कि भूल हो जाए, और जो जनता उत्साहित होकर के ये मांग कर रही है, हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में युद्ध में जान माल को देख करके वो अपना विचार बदल ले और युद्ध को रोकने की मांग कर दे। क्योंकि युद्ध में क्या है कि जान जाएगी। अभी तो 1-2 लाश देख करके लोग रो रहे हैं, 26 लाश गिरे हैं, और इसके बाद हो सकता है कि दिल्ली का सैकड़ों लाश गिरना शुरू हो जाएगा। तो जनता का भी मत सप्ताह भर के भीतर बदल जाएगा। और रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर किसी ने भी समझा है तो वो भारत को कहीं ना कहीं दूरगामी रवैया अपनाने की बात करेगा। क्योंकि इस बार घर में ही तो सेंध लगाया है और किसी दूसरे ने लगा दिया है। तो जब जब घर कमजोर होगा तब ये आतंकी घटना होगी। अगर आज जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ध्यान देना बंद कर दे, इंटेलिजेंस हट जाए, आज भी अटैक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको अपने सबसे पहले बॉर्डर पर ध्यान देना पड़ेगा, और बॉर्डर को ऐसा करना पड़ेगा कि भारत को कहीं से भी कुछ भी अगर हल्का भी सरसराहट भी मालूम चलता है कि अगर आतंकवादी घुस रहे हैं या हमला कर सकते हैं, उसको उसी समय नेस्तनाबूद कर देने की कोशिश करनी होगी। तो भारत ने इस बार 5 कड़े फैसले लिए हैं, और जिसका जो है वो दूरगामी प्रभाव है। क्योंकि अगर इस पे कोई और ऑप्शन बचता तो विपक्ष मुद्दा उठाता कि युद्ध क्यों नहीं किया। इसी कारण से आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि मेरे चैनल को वो लोग भी देखते हैं जो IAS की तैयारी करते हैं, तो इस पे मैं उनको बताऊंगा कि इस पे क्या भारत का जो स्ट्रैटेजी है वो सही दिशा में होनी चाहिए। तो सरकार के 5 कड़े फैसले रहे हैं, और ध्यान रखना है हमेशा अपने देश को आपको नीचा नहीं करना है। ऐसा नहीं शो करना है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए, नहीं। दरअसल किसी को भी मारा जाए तो एक तो बल से मारा जा सकता है और दूसरा बुद्धि से मारा जा सकता है। तो सरकार इस बार बुद्धि वाला फैसला ली है, इससे पहले भी सरकार ने लिया है। तभी तो भारत जो है
देखा जाए तो कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो बहुत लंबे से शांति से यहाँ पे वातावरण बना था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये रवैया जो है वो सरकार ने अच्छा अपनाया है। अब हम आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पे कि आतंकवाद क्या है। ये मेंस परीक्षा में आपको लिखना होगा, तो आतंकवाद की परिभाषा आपको बतानी पड़ जाएगी आतंकवाद क्या है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे विश्व में आतंकवाद की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग अलग देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आतंकवाद को परिभाषित करते हैं। और इसी संदर्भ में आतंकवाद की एक परिभाषा है कि आतंकवाद वह गतिविधि है, वो एक्टिविटी जिसमें किसी राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भय का, हिंसा का, आतंक का प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्दोष नागरिकों, सरकार या किसी समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है ताकि डर और अस्थिरता का माहौल बना रहे। तो इस आतंकवाद में देखें तो पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें राजनीतिक संगठन का नाम आया है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा संगठन है वो एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान धार्मिक जो संगठन है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, जिसका हम लोग कहते हैं जैश ए मोहम्मद की एक शाखा ही है जिसको TRF के नाम से जानते हैं। तो वो संगठन है और वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भय का, जम्मू कश्मीर में जो गोलीबारी की गई है वो भय का, उसने हिंसा का, यानी कि सीधे शूट कर देना, वो कहीं ना कहीं हिंसा का रास्ता है। आतंक, दहशत का प्रयोग किया गया है और इसमें नागरिकों को, सरकारों को या किसी समुदाय को जानबूझ करके टारगेट किया गया है ताकि भय और डर और भय का माहौल बना रहे। तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो केवल हिंसा और आतंक में विश्वास करती है तथा इसी के माध्यम से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहती है। अब ध्यान रखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि हम कहते हैं आतंकवाद, तो इसके नाम के आगे को वाद लगा है और वाद विचारधारा से जुड़ा है, यानी कि एक विचारधारा है। जैसे हिंसा तो डकैती में भी होती है, हिंसा लूट में भी हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है। तो डकैती में भी हिंसा होती है, किसी का मर्डर हो जाता है। लेकिन डकैती के पीछे राजनीतिक कारण नहीं है, डकैती के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, डकैती के पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं है, मतलब बड़े स्तर पे। तो डकैती क्या है? वो डकैती किया गया है अपने छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसके ऊपर कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन इसमें विचारधारा है। आतंकवाद क्या है? एक प्रकार का सोच है, एक प्रकार का ये विचारधारा है जो अपनी विचारधारा को अन्य समुदाय पे, अन्य देश पर लागू करना चाहते हैं। तो आतंकवाद क्या है? इसका जो सबसे पहला प्रमुख है तत्व जो है वो हिंसा है। आतंकवाद अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेता है। इसका मतलब कि आतंकवाद का अपना एक लक्ष्य, एक टारगेटेड क्या है? आतंकवाद का अपना एक लक्ष्य है। इसके पीछे क्या है? एक संगठन की भूमिका होती है। इसके पीछे क्या है? संगठन की भूमिका होती है और इसका अपना संचार का साधन भी होता है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये हमला करता है और इसके संचार में साहित्य भी चले आते हैं। इसके विचारों को दबाने के लिए, इसके विचारों को महिमा मंडन करने के लिए भी संचार का साधन अपनाया जाता है। तो आतंकवाद के कुछ तत्व होते हैं जिसमें वो हिंसा, जिसका अपना एक लक्ष्य होता है, जिसका अपना एक संगठन है जो और संचार के साधनों का भी इस्तेमाल करता है। तो यही कारण है कि आतंकवाद और डकैती में, लूट में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं दी गई। भारत सरकार कहती है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता या किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डालता हो या लोगों को डर और दहशत फैलाने का इरादा रखता हो, जैसे जनजीवन को बाधित कर देना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और हिंसा के जरिए किसी वैचारिक या धार्मिक एजेंडे को थोपना, अगर ये ऐसा होता है तो भारत में आतंकवाद माना जाएगा। इस बात को यहाँ पे मैंने बताया है। तो ऐसा कोई कृत्य जो भारत की एकता पे प्रहार करे, भारत की अखंडता पर प्रहार करे, यहाँ पे डर का माहौल क्रिएट करे, आतंक का माहौल क्रिएट करे, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की नज़र में वो आतंकवाद को परिभाषित किया हुआ है। इसी संदर्भ में हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में यूएन की परिभाषा को देखें तो यूनाइटेड नेशन ने अब तक कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन 2004 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस तरह से परिभाषित किया है कि ऐसे आपराधिक कृत्य जिनका उद्देश्य आम जनता में भय फैलाना हो या सरकार संगठन को किसी कार्य के लिए बाध्य करना हो, वह आतंकवाद है। और यही कारण है कि भारत में आतंकवाद की अगर घटना होती है तो कई बार इसे जो यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, इसे मानता ही नहीं है कि भारत में पाकिस्तान के द्वारा कोई आतंकवादी घटनाएं की गई हो।
तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि आतंकवाद का कोई एक सर्वमान्य परिभाषा है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो पहलगाम है तो इसमें सारे तत्वों की मौजूदगी थी, निर्दोष पर्यटकों को मारा गया है, धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया है, डर का माहौल पैदा हुआ है, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है, मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कवरेज मिला है। तो ये जो पहलगाम के बैसरन का उदाहरण है ये पूरी तरीके से आतंकवादी घटना का ही उदाहरण है, लेकिन इस पे भी बाद में विवाद उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग देश अलग अलग विचारधारा में बटे होते हैं, अलग अलग खेमा का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। चीन अलग रवैया अपनाने लगता है, रूस अलग रवैया अपनाने लगेगा, हो सकता है कि और भी अपने अपने निजी स्वार्थों के चलते अलग अलग देश इसकी अलग अलग फिर से व्याख्या करना शुरू कर दे। लेकिन बैसरन की जो घटना है वो आतंकवादी घटना है, चाहे विश्व माने या ना माने। एक और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सिर्फ इसमें इस्लाम को टारगेट सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही क्यों होते हैं आतंकवादी। तो ये सवाल तो उठता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही क्यों होते हैं आतंकवादी। बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है और ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए कोई भी एक पंथ हो, धर्म हो, उसमें चंद लोग अगर किसी एक तरीके से कहा जाए तो अति घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक समुदाय है जिसमें से 10 लोग निकल जाते हैं और वैसा कृत्य करते हैं, तो यही वजह है कि हम इसको किसी धर्म से जोड़ करके नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि इस धर्म के लोग हैं और इसी धर्म के लोगों को मार भी तो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इराक में, सीरिया में लाखों मुसलमानों की हत्या ISIS के द्वारा की गई है। तो कहीं न कहीं जो इस्लाम के लोग हैं वो इस्लाम के लोगों को ही मार रहे हैं। कश्मीर में लाखों मुसलमानों की हत्या हुई है क्योंकि वो सुरक्षा एजेंसियों की मदद कर रहे थे और इस कारण से वो आतंकवादियों की लिस्ट में आए और उसके बाद उनको मौत के घाट से उतार दिया। ठीक वैसे ही अफगानिस्तान बहुत सिंपल उदाहरण है। वहाँ पे तालिबानी आतंकवादियों ने ढेर सारे मुसलमानों की हत्या की है। यही वजह है कि ये कहा जाता है कि ठीक है इस्लाम वो धर्म वो नाम तो इस्लामिक है, लेकिन उन्होंने इस्लाम को अपनाया नहीं है, उन्होंने इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया है। इसी कारण से कहा जाता है कि इस्लामिक लोग आतंकवादी नहीं हैं और कोई भी धर्म, खास करके जो इस्लाम है, वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। पहलगाम की घटना के बाद से भी आप देखें तो हर जगह कश्मीर में विरोध हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, इस आतंकवादी कृत्य की निंदा की है। लोगों ने पर्यटकों को हर संभव मदद पहुंचाया है। किसी ने अपने घर को खोल दिया, किसी ने खाने का पूरा व्यवस्था करा दिया, जिसको जैसे हुआ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने मदद किया है। तो कहीं न कहीं इस बार की घटना के बाद से एकजुटता दिखी है भारत में। तो हो सकता है कि हमारे देश में अब जो है वो इस्लामिक जो आतंकवाद है उसका ये कुछ जो एक दाग लगा है, धब्बा लगा है, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाए। क्योंकि हर समय जो विचारधारा है वो एक जैसा नहीं रहेगी, उसमें बदलाव आएगा। अब इस बार जो 22 अप्रैल की ये घटना हुई है तो 22 अप्रैल को ही 26 मुसलमान इस बार UPSC में अपना जगह बना लिए। आप देखें तो एक अरविंद S अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये नेता हैं। इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आपने अपनी जान दांव पर लगा करके हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का, यानी कि मदद किसने किया इस BJP नेता को, तो वहाँ के एक मुसलमान ने ही की है। तो हमें मुसलमान को आतंकवाद के साथ ऐसे नहीं जोड़ देना है जैसे मीडिया कवरेज में आपको दिखाया जाता है, आपको उकसाया जाता है। तो किसी दूसरे की, हमारे घर में कहावत होती है कि जब कौवा कान लेकर के भागे कोई कह दे, तो आपको कौवे के पीछे नहीं भागना है, अपने कान को चेक करना है। तो अगर कोई ऐसा अफवाह उड़ाता है, आपस में वैमनस्य पैदा करने की, नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और कुछ देर के बाद ही अपने कंक्लूजन पे आना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। तो अरविंद S अग्रवाल साहब ने फेसबुक पोस्ट किया बजावते कि उनको जो जान बचाया गया है वो एक मुसलमान नजाकत भाई का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे और उनके बच्चे को भी उन्होंने बचाया है। तो बजावते फेसबुक पे ये पोस्ट अवेलेबल है। 22 अप्रैल की एक घटना होती है जिसमें UPSC सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है और इस बार के रिजल्ट में देखा जाए तो 26 मुस्लिम, जिसमें बताया गया है कि 40वां रैंक है, 67वां रैंक है, इसको किसने लिया है? ये मुसलमान कैंडिडेट ही हैं। तो आप इसको आतंकवाद से जोड़ करके नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं एक धर्म के कुछ लोग रास्ता भटक गए हैं तो उनको वापस रास्ता पे भी लाया जा सकता है अलग अलग
तरीकों के माध्यम से। तो इसको देखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है उस पर काम करना चाहिए, न कि किसी के उकसा देने पे अपनी भावनाओं को भड़का देना चाहिए और उलूल जुलूल पोस्ट वगैरह करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस बार एक ही दिन में होता है। 22 तारीख को, देखिए 22 तारीख को ये भी घटना हुई है, यानी कि 26 कैंडिडेट यूपीएससी में अपना जगह बना लिए हैं और 22 तारीख को सिर्फ पाकिस्तान से 3-4 आतंकवादी आते हैं और इतने सारे 28 लोगों की हत्या कर देते हैं। तो उन तीनों चारों की वजह से इन लोगों को बदनाम नहीं करना है, तो हमें अपने धैर्य पे भी काम करना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, एक राजनीतिक है, एक वैचारिक रणनीति है, ना कि किसी धर्म की शिक्षा है। मीडिया कवरेज का तरीका अक्सर धर्म को ज़्यादा हाईलाइट करता है। मीडिया को अपना टीआरपी चाहिए, मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज की अन्य समस्याएं क्या हैं। मीडिया की भूमिका इस बहुत बार मीडिया कुछ खास मसलों को ज़्यादा उछालता है, जिससे यह धारणा बनती है कि सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बहुत सारे मुसलमान आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुद इसके शिकार हैं। कश्मीर इसका अच्छा उदाहरण आपको कल ही दिख रहा होगा, जब तमाम लोगों ने इस पे प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि वो आतंकवाद को ख़त्म करे। जो भी उनका सहयोग बन पड़ेगा वो कश्मीर के लोग जो हैं वो सहयोग करेंगे। तो कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों को एक कौम में नहीं बांटना है, मीडिया यह काम बहुत गलत करती है। इसके बाद इसके राजनीतिक फायदे तो हैं, हम देखेंगे आगे इसके क्या फायदे होते हैं। कुछ गिने चुने लोग पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अगर कुछ मुसलमान आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं। वैसे ही अगर कोई भी धर्म का हो, हिंदू, ईसाई, यहूदी, कोई अपराध करता है, जैसे एक मोहल्ले में चोरी हो जाए, एक जाति के लोग अगर कोई क्राइम कर दे, तो ऐसा नहीं कि वो सारी जाति हो, सारी धर्म जो है वो बदनाम हो जाए, वो या सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो पूरे धर्म को दोष देना कहीं से भी उचित नहीं है। इस्लाम सिखाता भी है, इस्लाम की सही व्याख्या की जाए। यही वजह है कि इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा दे रही है। बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से ही हम समाज में बड़ा चेंज कर पाते हैं। अगर कोई भी प्रतिक्रिया वैसी हो जो उनकी भावनाओं को भड़का दे, उनको अपराधी बना दे, उनको बाध्य करे कि तुम हाथ में बंदूक उठाओ, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज के लिए घातक हो जाएगा और देश के लिए घातक होगा, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हो जाएगा। तो कुरान में कहा गया है कि जिसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, उसने पूरी मानवता की हत्या की है, और ये कुरान में रेफरेंस भी बजावते दिया गया है। गलत धारणाएं क्यों बन जाती है? इसके पीछे कारण वही है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके पास अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, जो चिंतन नहीं कर सकते हैं, जो किसी भी घटना को और घटनाओं से तुलना नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, मीडिया के प्रभाव में चले आते हैं। और जब मीडिया चैनलों की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट होती है तो पूरी कौम को शक की नज़र से देखा जाता है। अगर कोई हिंदू अमेरिका में किसी का पर्स चुरा ले तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हिंदू चोर है। ठीक वैसे ही मीडिया रिप्रेजेंट कर देती है कि अगर कोई किसी की हत्या किया है तो सारे कौम के लोग हत्या करते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जब भी बात होगी तो सिर्फ गिने चुने लोगों की बात होगी और टारगेटेड एक्शन लिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, नफरत और ध्रुवीकरण फैलता है। आतंकियों के द्वारा इस्लामी प्रतीकों का दुरुपयोग, इससे क्या है, जनता भ्रमित हो जाती है। कैसे कोई गले में माला पहन ले किसी धार्मिक का और चोरी करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो लोग हैं उस धर्म के वैसे ही हैं, ऐसा कतई नहीं है। आज भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जो पहलगाम वाली घटना हुई है, क्या किया जाना चाहिए? शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। युवाओं को बताया जाए कि इस्लाम क्या है, इसके मायने क्या हैं, इस्लाम कैसे लोगों के बीच मानवता की पाठ पढ़ाता है, कैसे लोगों को शांति और सहअस्तित्व की भावना सिखाता है। तो युवाओं को जागरूक किया जाए शिक्षा के माध्यम से। इंटरफेथ संवाद होना चाहिए, परस्पर विश्वास वाली संवाद होनी चाहिए। सभी धर्मों के लोग मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। मीडिया की जिम्मेदारी हो हर हमले को धर्म से जोड़ने से बचा जाए। मुस्लिम युवाओं का नेतृत्व हो, जैसे एक वहाँ का मुस्लिम जिसने पर्यटकों की जान बचाने के लिए या पर्यटकों की हेल्प करने की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इसके अलावा हम लोग देखें तो इसका जो मुख्य विशेषता हो जाता है, आतंकवाद की मुख्य विशेषता अगर सवाल IAS पीसीएस में पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे इसका सबसे पहला ही तत्व हिंसा का प्रयोग। तो जानबूझकर शारीरिक क्षति पहुंचाना, उनकी हत्या कर देना, बम धमाकों का इस्तेमाल करना। जैसे इस बार के जो आतंकवादी थे AK-47 के इस्तेमाल किए, M4 कार्बन
जो बंदूक है उसका इस्तेमाल किए, जो कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त है। इसका मतलब कि किसी के द्वारा वो प्रदत्त है, वैसा व्यक्ति जो खाने योग्य भी नहीं है, भुखमरी का शिकार हो सकता है, उसके हाथ में इतने महंगे हथियार कहाँ से आ रहे? तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही है। डर और भय का वातावरण बनाना, जैसा अभी हम लोग देख लें, किसी की अब हिम्मत नहीं करेगी फिलहाल अगले कुछ दिनों तक कि वो कश्मीर जाए या फिर पहलगाम जाए। कश्मीर जाना बंद नहीं करना है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जैसे ही सरकार पीओके पे कब्जा कर लेगी, हम लोग चलेंगे पीओके भी, अगर हमारे पास पैसा रहेगा तो। जिनके पास होगा वो जाएंगे, अच्छा रहेगा। राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य, आतंकवादी अक्सर किसी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इनका मकसद आमतौर पर कोई संदेश देना या सरकार पर दबाव बनाना होता है, जैसे अलगाववाद, धार्मिक कट्टरता। आतंकवाद का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? हिंसा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? अलगाववाद करना, धार्मिक कट्टरता फैलाना। निर्दोष नागरिकों को वो टारगेट करते हैं और एक संगठित योजना के तहत आते हैं। तो तैयारी करने वाले छात्र इसको पीडीएफ से लिख लेंगे, इस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। उसके बाद देखिए, तो हिंसा के तत्व को मैंने बोल दिया है, अगर आपको लगे तो टेलीग्राम से इसका नोट्स बना लेंगे। आतंकवाद पे पाकिस्तान का कैसा रवैया है? देखिए, पाकिस्तान का क्या है, डबल गेम नीति अपनाता है। पाकिस्तान आतंकवाद पे हमेशा दोहरा रवैया अपनाता है। भारत में आतंकवाद को आतंकवाद मानता ही नहीं है, और जैसे ही उसके यहाँ आतंकवादी घटनाएं घटित हो जाती है तो वो फिर राग अलापने लगता है कि हमारे यहाँ भी आतंकवादी घटना होती है। तो एक तरफ दुनिया को वो कहता है कि हम क्या है, आतंकवाद को काउंटर करते हैं, हम कहीं ना कहीं आतंकवाद को रोकने का प्रयास करते हैं, आतंकवाद को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो पाकिस्तान की यही डबल गेम जो नीति है वो अपना उसका स्टैंड है, यानी कि पाकिस्तान भारत के आतंकवादी घटनाओं पे कभी अपना स्टैंड भारत के पक्ष में नहीं लेगा। वो इस बात को मानेगा नहीं कि उसकी धरती से ही भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। हमेशा गुड टेररिस्ट वर्सेस बैड टेररिस्ट पे वो बात करता है। भारत पर आतंकी हमला होता है या फिर अफगानिस्तान पर आतंकी हमला होता है, उसकी नज़र में गुड टेररिस्ट है, और अगर खुद पे हो जाए वो फिर बैड टेररिस्ट है। तो ये पाकिस्तान की राग अलापने की नीति है। एलओसी पीओके आधारित जो आतंकी प्रशिक्षण शिविर है ये पाकिस्तान के देखरेख में ही होता है। इसके लिए जो फंडिंग होती है वो पाकिस्तान ही कराता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वर्षों से शामिल है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अगर शामिल हो जाए तो व्यापार करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी निवेशक इस देश में निवेश करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान वर्षों से शामिल है, और भी अगर कुछ हो जाए तो इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, तो कोई निवेशक यहां जाने से भी मना कर देगा। राजनीतिक और सैन्य समर्थन देता है। पाकिस्तान आतंकवाद को अपना राजनीतिक सपोर्ट देता है, उसको हथियार, बारूद, गोले की सुविधा देता है। तो पाकिस्तान क्या करता है, इन तमाम हरकतों की वजह से उसकी जो नीति रहती है वो अलग प्रकार की रहती है। हमेशा भारत विरोधी रणनीति पे वो बात करेगा। आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान का क्या नजरिया है? भारत क्या है, जीरो टॉलरेंस चाहता है। भारत न सिर्फ अपने यहाँ बल्कि वो पूरे दुनिया में कहीं भी आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है, और ये चाहता है कि पूरी दुनिया से आतंकवाद का जड़ से सफाया हो जाए। भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई पर भरोसा करता है। भारत की जो रिकॉर्ड रही है, किसी भी देश में आतंकवादी घटनाएं करने के लिए भारत जो है वो कभी ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है कि भारत ने हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है। बगल में नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, किसी ने भी भारत के खिलाफ ऐसा आरोप नहीं लगाया है। तो भारत का जो है वो आतंकवाद के लिए क्लीन रिकॉर्ड है। वहीं पाकिस्तान को देखें तो अभी ग्रे लिस्ट में वो शामिल है। ये सबसे बड़ा कलंक उसके लिए है, और इस कलंक के सहारे वो चाहता है कि हम अपनी साफ सुथरी छवि बना के रखें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आतंक से लड़ने वाला देश, भारत की जो छवि है आतंकवादियों से लड़ने वाले देश के रूप में है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक्स जो है भारत हमेशा करते रहता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ आतंकवादी घटनाओं पे कंट्रोल किया सके। उग्र रणनीति या उग्र रवैया को बाहर जो है वो हमेशा दबाने की कोशिश करता है। स्कूलिंग, रोजगार योजनाएं, यानी कि जो मुसलमान युवा हैं, मुसलमान जो लोग हैं, उनमें चरमपंथ वाली भावना विकास ना हो, किसी को मार देने जैसे ही उनके दिमाग में भावना ही नहीं उपजे, तो भारत उसके लिए स्कूलिंग, भारत सरकार उसके लिए रोजगार व्यवस्था मुहैया कर दे। यानी कि भारत जो है वो रचनात्मक कार्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। इस कारण से वहाँ पे
या भारत में इस तरीके से घटनाएं नहीं घटित होती, क्योंकि भारत क्या है, ये काम करता है कि लोग यहाँ पे उग्र न हो और चरमपंथ से न जुड़ें। वही पाकिस्तान को देखा जाए, ये तमाम रवैया जो है पाकिस्तान की दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रमोट करने वाला देश है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रसर देने वाला देश है। पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद फलते फूलते हैं, वो न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी हमला करते हैं और वहाँ पे निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और वहाँ पे डर और हिंसा का, डर और भय का या फिर खौफ का माहौल तैयार कर देते हैं। अब यूपीएससी के एंगल से देखा जाए तो आतंकवाद के क्या प्रभाव हैं और आतंकवाद को कैसे दूर किया जा सकता है। आतंकवाद का सामाजिक प्रभाव है, आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव है, आतंकवाद का राजनीतिक प्रभाव है, आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है, आतंकवाद का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। तो सामाजिक प्रभाव पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात होती है सामाजिक असुरक्षा की, सांप्रदायिक तनाव की। तो आम जनता में भय और अस्थिरता का माहौल बन जाता है, सामुदायिक विश्वास में गिरावट होती है। तो आतंकवाद का जो पहला प्रभाव होता है, देखिए हमारे देश के संविधान में यह बात लिखी गई है कि जो आम नागरिक हैं वो देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे और सरकारें भी इसी लक्ष्य की पूर्ति में अपना योगदान देती रहेंगी। तो आम जनता में अगर भय और अस्थिर का माहौल होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं भारत आंतरिक रूप से कमजोर है। 1857 की क्रांति जिन्होंने भी पढ़ी होगी, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भारत को अगर लंबे समय तक भारत पे शासन करना है तो हिंदू और मुसलमानों को बांट करके रखा जाए, तभी ऐसा संभव हो सकता है। ठीक यही रवैया इस बार भी दिखाई दे रहा है। लोगों को लगता है कि अगर भारत को अंदर से कमजोर करके रखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि सरकार का जो रवैया बना दिया गया है हिंदू और मुसलमान के विरोधी, मुसलमान विरोधी में, तो हिंदू मुसलमान वाली जो घटनाएं यहाँ पे आम हो गई हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसको हिंदू बना मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत आंतरिक रूप से कमजोर हो जाए। यहाँ पे हमेशा एक दूसरे को देख करके डर का जो है वो भावना उत्पन्न हो जाए। तो आम जनता में भय और अस्थिरता का माहौल और सामुदायिक विश्वास में गिरावट, यानी कि यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है, एक साथ मिलजुल करके रहने की जो सामाजिक जो संस्कृति बनी हुई है उसको किसी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया जाए ताकि जो लोग हैं या फिर जो देश है वो अंदर से कमजोर हो जाए। तो भारत को कमजोर करने की भी एक साजिश है कि इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया जाए ताकि लोग ही आपस में लड़ने कटने मरने लगे और एक दूसरे को दुख में देख करके अगर कोई एक पक्ष दुखी है तो दूसरा खुश हो जाए और अगला अगर दुखी है तो इधर से वो खुश हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपस में ये तोड़ने की भी साजिश हो जाती है। सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक समूहों के बीच अविश्वास और ध्रुवीकरण, मुस्लिम बराबर आतंकवादी जैसे धारणाओं को बल प्रदान करने की कोशिश की गई है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक प्रभाव के रूप में होता है कि आम जनता में भय और अस्थिरता का माहौल, सामुदायिक विश्वास में गिरावट, धार्मिक समूहों के बीच अविश्वास और ध्रुवीकरण, मुस्लिम बराबर आतंकवादी जैसे धारणाओं को बल देने की बात की जाती है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा ही, लोग तनाव। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, लोगों को सस्ते दर पे एयर टिकट मिलना चाहिए था। तब जब एयरलाइंस का रूल और रेगुलेशन है कि फेयर जो वो डायनेमिक होगा, लेकिन वो डायनेमिक जो फेयर है वो इस पे ये बात नहीं कही गई है कि वो संकट के समय में डायनेमिक होगा। हुआ क्या कि जिस समय पहलगाम में घटना हुई, अब लोग श्रीनगर से फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली मुंबई निकलते तो फ्लाइट का किराया जो पहले 5,000 था वो बढ़ा करके 38,000 40,000 कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं भारत में वैसा माहौल दिखा गया जब आपदा में अवसर तलाशने की बात की गई है। फ्लाइट का किराया 38,000 कर देना ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि हम अपने ही देश में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और तब जब लोगों की जान गई है उसके बावजूद भी। तो कितना शर्मनाक ये बात है। मानसिक स्वास्थ्य पे असर, अब किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो ये जो है मानसिक स्वास्थ्य पे असर उन लोगों को भी होगा जो कश्मीर में ट्रिप करने गए थे, और उन लोगों पर भी होगा जो वहाँ पे रह रहे थे, उनको लंबे समय तक इसका असर दिखाई देगा। विशेषकर बच्चों, महिलाओं और पीड़ित परिवारों पर दीर्घकालिक असर पड़ता है। किसी का कोई खून देख ले, किसी का कोई हाथ कटा बिखरा देख ले, तो कहीं न कहीं बहुत लंबे समय तक मन पे इसका असर पड़ता है। आप लोगों को भी असर हो रहा होगा जब आप लाश देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में। तो सामाजिक विघटन की बात हो जाती है, समाज टूटने लगता है। आर्थिक प्रभाव होता है, पर्यटन और व्यापार में गिरावट होती है, FDI प्रभावित होता है, सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाएगी,
बेरोजगारी में वृद्धि होगी। तो पर्यटन का आर्थिक प्रभाव भी है कि आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव भी है कि कहीं ना कहीं वो पर्यटन को सीधे प्रभावित करता है और उस पूरे क्षेत्र में ही पर्यटन पर विराम लग जाता है। और चूंकि पर्यटन बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री के माध्यम से देता है, चाहे वो और भी जो सामान बेचा जाता है या खाने पीने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पर्यटन से बहुत सारे क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। और अगर पर्यटन प्रभावित होता है तो पूरा का पूरा ये सेक्टर प्रभावित हो जाता है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश में कमी हो जाएगी। लगेगा कि उस पूरे इलाके में कभी भी आतंकवादी घटना हो सकती है, इस कारण से लोग वहाँ पूंजी लगाने से बचेंगे और जो पूंजी लगा लिया वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से उधर से पूंजी निकाल भी लें। सरकारी व्यय में वृद्धि होगी। अब बेवजह वहाँ पे सुरक्षा में, खुफिया एजेंसियों में, आधुनिक हथियारों में अब खर्च बढ़ेगा सरकार का, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। राजनीतिक प्रभाव होगा। अब जैसे ही चुनाव आएगा आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो चुनाव में यही मुद्दा तैर रहा है, तो ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की बात हो जाएगी, नफरत भरा जाएगा, वोट बैंक की राजनीति होगी, धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, हम बनाम वे की भावना शुरू हो जाएगी, लोकतंत्र पे खतरा होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अंकुश लगेगी, सुरक्षा के नाम पर अधिकारों में कटौती की जाएगी, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसका अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ेगा कि देश की वैश्विक छवि पर असर पड़ेगा। सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जाना, विदेश नीति में बदलाव, आतंकवाद विरोधी गठबंधनों की दिशा में अब झुकाव हो जाएगा। FATF और यूएनएससी जैसे निकायों से दबाव उत्पन्न होगा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों पर प्रतिबंध है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर अब ये असर पड़ने वाला है, इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव, धर्म की गलत व्याख्या की जा रही है, धार्मिक सहिष्णुता में गिरावट होने वाली है, मुसलमानों को संदेह की नजर से देखना, अब ये सब चलेगा। ये सब मेरे कहने से या किसी और कहने से रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर एक पक्ष कह रहा है तो उधर से 10 पक्ष भी सामने अलग अलग तरीके से कोरी उदाहरणों के माध्यम से आ रहे हैं। तो कौन किसको ट्रैप कर लेगा इस समय कहा नहीं जा सकता है। आतंकवाद से निपटने के उपाय, अब क्या कुछ उपाय होना चाहिए, जैसे कानूनी और संस्थागत उपाय। देखिए, इस बार का जो आतंकवादी घटना है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर को दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के समय में जब चीन हो, अमेरिका हो, अपने यहाँ आतंकवाद को कंट्रोल कर लिया तकनीक के सहारे, तो फिर भारत इस दिशा में क्यों नहीं प्रयास करता है। तो भारत को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो उपायों की बात की जाए तो सबसे पहला हो जाता है कानूनी और संस्थागत उपाय। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA है, आतंक से जुड़े मामलों की वो जांच करती है। अपना रॉ इस बार फैल रहा, IB फैल रही है ना, NTRO, तो खुफिया जानकारी जुटाने में अहम होता है। तो होता क्या है कि इन एजेंसियों को जवाबदेह किया जाए, इन एजेंसियों को आपस में जोड़ करके काम करने की आदत बने, ताकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें और आपस में संगठित होकर इस मोर्चे पर काम कर सकें। सख्त कानूनों का निर्माण और कार्यान्वयन, अभी कानून है, इस पर बाद में बात होगी, क्योंकि इस वाली घटना से अगर कोई पकड़ा जाता है तो UAPA भारत में बनाया गया है, NIA वगैरह भारत में है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह भी होनी चाहिए। तकनीकी उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है पहलगाम की घटना के बाद से, कि सीमा पर स्मार्ट निगरानी की जाए, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, सेंसर का इस्तेमाल किया जाए, नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए, सैटेलाइट इमेजिंग के सहारे आतंकवादी घटनाओं को नज़र बनाए रखा जाए, AI का इस्तेमाल किया जाए, डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग किया जाए, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाए, फेशियल रिकॉग्निशन और CCTV सर्विलांस को बढ़ावा दिया जाए। तो अब सीमा पर जो आतंकवाद की निगरानी की जाए वो कहीं ना कहीं तकनीक के सहारे ली जाए, और इस समय AI बहुत ही एडवांस रूप में हमारे सामने आ चुका है। तो AI की मदद से सीमा पर चौकसी बढ़ा दिया जाए। तो सीमा पर स्मार्ट निगरानी की बात की जाती है, सड़क निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग की बात की जाती है, इस पर भी भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। सामाजिक और वैचारिक उपाय, धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाना होगा। हम लोगों को पहले जैसे रह रहे थे, आपस में परस्पर मेल और जोल की भावना के साथ ही समाज में बने रहना है। मदरसों को, धार्मिक संस्थानों में राष्ट्र प्रेम की शिक्षा। देखिए, मदरसा बहुत बदनाम है आतंकवादी घटनाओं को महिमा मंडन करने में या फिर बीज बोने में। तो कुछ ही मदरसे हैं, सारे नहीं हैं, कई बार रिपोर्ट आते रहती है न्यूज़पेपर में। तो जो मदरसा है, इसलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय बहुत ही शानदार काम कर रही है। मदरसों और धार्मिक संस्थानों में राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी जाए। मदरसा अगर इतना अच्छा जगह होता तो जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, जो IAS IPS मुस्लिम हैं, वो क्यों अपने बच्चों को यहाँ
नहीं भेजते हैं। इसके पीछे वही वजह है कि उनको पता है ग्रास रूट पे हकीकत क्या है। तो मदरसे में जो शिक्षा है वो राष्ट्र प्रेम की भी दी जानी चाहिए। अफवाहों और फेक न्यूज पर नियंत्रण, सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग की व्यवस्था रही जाए। आईटी कानूनों को सख्ती से लागू की जाए कि कोई नफरत फैलाता नहीं दिखे। समाज को तोड़ने की दिशा में अगर कोई काम करता है तो उसके ऊपर आईटी एक्ट लगा दिया जाना चाहिए बिना कोई प्रमाण के। अभी भारत सरकार की कोई एजेंसी इस पर कुछ बयान नहीं दी है, किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं दिया है और सोशल मीडिया पर तमाम आरोप प्रत्यारोप और साक्ष्य जुटाना शुरू हो गया है। तो यही कारण है कि संयम के साथ काम लेना चाहिए। कट्टरता के विरुद्ध शिक्षा और जागरूकता अभियान, तो युवाओं को चरमपंथी विचारों से दूर रखने की कोशिश की जानी चाहिए। पीस एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन की बात करनी चाहिए, यानी कि एथिक्स को बढ़ावा देना चाहिए, मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देनी चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक उपाय, आतंकी फंडिंग रोकी जाए। जहां से भी आतंकवादियों को फंडिंग की जा रही है, जिस देश के द्वारा किया जा रहा है, सबसे पहले उसको रोक लगाने की कोशिश की जाए। हवाला एनजीओ जो मिसयूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी की निगरानी की जाए। एफएटीएफ के दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू करने की बात की जाए। आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों का विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जैसे कश्मीर में बैक टू विलेज जैसा कार्यक्रम भी चलाया गया था। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत ही जरूरी है। भारत अन्य देशों के साथ मोर्चा बना करके पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से परास्त करने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद एक बहुआयामी खतरा है, जिसे सुरक्षा, सामाजिक, वैचारिक और वैश्विक स्तर पर समन्वित रणनीति से ही इसका समाधान हो सकता है। ये कहीं ना कहीं दीर्घकालिक प्रक्रिया हो सकती है या फिर बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ आतंकवाद का सामना किया जा सकता है। सरकार इस पे दूरदर्शी सोच रख करके ही काम करे तो ज़्यादा बेहतर है, न कि छोटी छोटी उद्गार भावनाओं के सहारे काम लेना शुरू करे। एक बार सरकार ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया है कि अब इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में जो कुछ भी उपाय रहेगा वो अपने सहयोगियों के माध्यम से वो हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। अगर ऐसा बयान प्रधानमंत्री का आता है कि हम जल्दी ही कुछ एक्शन लेंगे, तो हमें इंतजार करना चाहिए कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। हमें अपनी तरीके से गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो इसे टीवी चैनलों की बहस से कई सारे लोगों ने यूट्यूब से ही पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। आप लोग पिछले 2 दिनों में देख भी रहे होंगे। तो यूट्यूब चैनल के सती बहस, यूट्यूब से पाकिस्तान पर आक्रमण किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप के क्रांतिकारी मैसेज से भारत में आतंकवाद को परास्त करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा अगर रहा तो आतंकवाद का जड़ कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो सरकार अपने तरीके से करेगी, सरकार उन लोगों से बात करेगी जो इसमें विशेषज्ञ होते हैं। तमाम पैनल डिस्कशन के बाद ही सरकार कोई कदम उठाएगी ताकि आतंकवाद की जड़ पे प्रहार किया जाए, न कि बैठे बैठे न्यूज रूम से ही पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाए। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान भी दिया है कि आगे आने वाले समय में हम इसे अलग तरीके से निपटेंगे। तो इंतजार रहेगा सरकार की इस अगली कार्रवाई का। हमें सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने तत्काल पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं किया। तो सबसे पहला हो जाता है कि इस बारे में जब तक सरकार को कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलेगा तो कैसे अटैक कर देगी। और पूरी दुनिया यानी कि जो विश्व के अन्य देश हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे पहले तो चीन स्वीकार नहीं करेगा और चीन तमाम तरीके से भारत को काउंटर करना शुरू कर देगा, दुनिया की नज़र में भारत को गिराने की कोशिश कर देगा। तो भारत का जो बना बनाया, सिर्फ आप इसको राजनीतिक नहीं देखें, भारत की जो इकोनॉमी इस समय जो बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो बना बनाया एक सिस्टम पूरी तरीके से बिखेर दिया जाएगा। आप लोगों ने रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखा कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष बराबर की स्थिति में आ रहे हैं, दोनों तरीके से लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई। तो युद्ध का जो तत्कालिक परिणाम, युद्ध का जो है तात्कालिक जो रिएक्शन है अगर सरकार लेती तो बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकता है। दोनों परमाणु अस्त्र शस्त्र से संपन्न देश हैं, तो परमाणु बम से संपन्न देश हैं। तो भारत ने बहुत ही सूझबूझ के साथ अभी संयम के साथ काम लिया है। तो इसका सबसे बड़ा वजह है कि सीधा कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, लेकिन उस टेररिस्ट ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे इसी टीआरएफ से ही ये आतंकी घटनाएं, यानी कि जैश ए मोहम्मद, इस बात को स्वीकार किया है। दूसरा ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारत में जितने भी निवेशक हैं, अगर युद्ध होता है तो युद्ध होने का मतलब ये हो गया कि बड़े लेवल पर फिर युद्ध करना होगा। तो इस कारण से भारत की जो भी बनी बनाई इस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो चौपट होने की
दशा में रहेगी। कहीं ना कहीं सारा जो ऊर्जा है सरकार का युद्ध पे लगा रहेगा। और डेली सुनेंगे कि आज 100 सैनिकों की मृत्यु हो गई है, इतने सारे परिवार उजड़ गए हैं, इतने सारे लोग विधवा हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये आत्मा को झकझोर देगा। इससे पहले 1999 का जो समय था, डेली इस तरीके से घटनाएं हो रही थी, सब लोगों ने देखा है। तो इसको परास्त करने का, इसको काउंटर करने का सरकार वो रास्ता ढूंढ रही है। और अगर विपरीत परिस्थिति में अगर धैर्य की सीमा सरकार की निकल जाए तो आक्रमण होगा, उस समय फिर हम लोग इस पर कोई बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमें सरकार के साथ ही रहना है, देखना है कि वो क्या स्टेप लेती है। तीसरा ये कारण हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन अलग अलग तरीके से दबाव डालना शुरू कर देगा। वो देश यानी कि रूस को कहेगा, वो यूएस को कहेगा कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोकने के लिए भारत को एग्री किया जाए, और नहीं होगा भारत एग्री तो भारत पे अलग तरीके से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। जो इस्लामिक कंट्रीज है जहाँ से हमारे लिए पेट्रोल डीजल आ रहा है, वो भी हो सकता है कि बैन लगा दे, तो कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है बहुत ही बुरी हो सकती है। तो हमें देखना होगा कि अब सरकार जो है उस पर क्या स्टैंड लेती है। तो कुछ वजह हैं, सरकार ने बहुत ही सोच समझ के ही निर्णय लिया है। वेट करना होगा सरकार के अगले कदम का हमें। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू।